हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। आज सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सैंपल सेट हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये ऑब्जेक्टिव है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस के। हम लोग इसके पहले क्या क्या कर रहे हैं, साइंस के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप इस साल एग्जाम दीजिएगा तो क्या कीजिए, 5 गो सब्जेक्टिव याद कीजिए। किसका? एसएसटी का याद कीजिए, और 5 गो सब्जेक्टिव याद कीजिए। किसका? साइंस का भी याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव तो एसएसटी का ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का याद कीजिए, और 40 साइंस का भी ऑब्जेक्टिव का याद कीजिए। एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम हॉल में मेरे से तो आप बोलिएगा। इसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, या तो अपने से भी याद कर सकते हैं। मेरा चैनल फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अपने चैनल किसी भी कोई भी सोर्स हो, लेकिन इतना डेली आप पढ़िए। स्टूडेंट होने के नाते क्लास 10th में अगर आप हैं तो क्लास 10th का इंपॉर्टेंट है, कोनो भी दीजिए। तो इस सामाजिक विज्ञान है, इसका हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना है। ये खंड क्या है? 40 को आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये 80 नंबर का एग्जाम होता है, 80 क्वेश्चन होता है, तो 40 क्वेश्चन का हम लोग सेक्शन करेंगे। तो आज पहला चल रहे हैं, तो पहला में हम लोग करने जा रहे हैं 40 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यानी 40 क्वेश्चन एक दिन कराएंगे, 40 क्वेश्चन यानी कि 2 दिन में एक सेट आपका पूरा हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका सारा डाल रहे हैं, यानी फुल सेट आपको हो जाएगा। तो फिर तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं कि नंबर आपको आपके हिसाब से आए, तो आप एकदम मेहनत करें में लग जाइए, अभी भी आपके पास टाइम है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग जाएगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देर न करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सेट फर्स्ट में? प्रश्न संख्या पहला, इटली के एकीकरण का जनक कौन है? इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है या कौन है? तो इटली के एकीकरण का जनक चार्ल्स एल्बर्ट, बी ऑप्शन विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर सी मेजनी, ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन। तो इटली के एकीकरण का क्या हो जाएगा? इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मेजनी को इटली का एकीकरण के जनक कहा जाता है। आप और कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मेजनी के द्वारा किए गए बहुत इंपॉर्टेंट काम। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितनी बार क्या किए हैं एग्जाम हॉल में? मेजनी से क्या करता है, पूछता है। तो आप मेजनी कौन कब और गैरीबाल्टी, इसमें तो रट डालिएगा आप इन सब के बारे में। हम बहुत इसका विश्लेषण कर सकते हैं इसके बारे में, मेजनी के बारे में, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब उसके लिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लिए। अब ऑब्जेक्टिव पर ऑब्जेक्टिव जैसा ध्यान दीजिए आप। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी राइट राज का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइट राज का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट ने, बी लुई 16वीं, सी बिस्मार्क, डी लुई 18वीं। तो जर्मनी राइट्स राज का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर कौन होगा जी प्रश्न संख्या 2 का? तो सर जर्मनी राइट्स का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। जर्मनी राइट राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। क्वेश्चन नंबर 3, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? गैरीबाल्टी पेशे से क्या? ऑप्शन नंबर ए सिपाही, ऑप्शन नंबर बी जमींदार, ऑप्शन नंबर सी किसान, ऑप्शन नंबर डी नाविक। तो गैरीबाल्टी पेशे से क्या था जी? तो सर आप ही तो बताइएगा। तो गैरीबाल्टी कई बार क्वेश्चन पूछा है, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक था। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो नाविक था। प्रश्न संख्या 4, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? लीजिए, यूरोप का मरीज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? फ्रांस को, इटली को, तुर्की को, इंग्लैंड को। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको? तुर्की को यूरोप का क्या कहा जाता है? मरीज। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी इटली में, डी रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ जी? कार्ल मार्क्स पर बहुत है, इन्होंने क्या बुक लिखा था, बहुत। तो कौन बुक लिखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। कार्ल मार्क्स को और किनका पिता कहा जाता है, जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मैं बता दीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कौन मनी? जर्मनी में। प्रश्न संख्या 6, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में, बी 1905 में, सी 1911 में, डी 1919 में। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 7 की ओर चलते हैं। 7 क्या करा? वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है?
वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी लियो टॉल्स्टॉय, डी एंगलेस। तो वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रश्न संख्या 7 का क्या आंसर होगा जी? तो सर वार एंड पीस के लेखक जो है लियो टॉल्स्टॉय है। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, 1917 को रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? रूस का जार क्या? यानी कि रूस का राजा, यानी कि जार, रूस में राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। तो 1917 में, तो ये नहीं जार है, रूस का जार या कहिए रूस का राजा एक ही है, क्योंकि जार को क्या कहा जाता था? राजा को ही जार कहा जाता था रूस में। 1917 को रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? लेनिन, बी में मिखाइल काबिनी, सी चर्चिसेल्विक, डी निकोल्स द्वितीय। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा जी। तो 1917 के रूसी क्रांति के समय रूस का राजा कौन था? तो रूस का राजा कौन था जी? तो बोल सर आपको नहीं पता कि कौन था? निकोल्स द्वितीय था। निकलसन क्या था? द्वितीय। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, अंकोरबाटा का मंदिर, लीजिए कितना बार एग्जाम हॉल में आया है, क्या हम आपको बताएं? अंकोरबाटा का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लोआसा में, ऑप्शन नंबर वियतनाम में, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड में। तो अंकोरबाटा का मंदिर कहाँ है? तो बोल सर कंबोडिया। अंकोरबाटा का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंबोडिया। अंकोरबाटा का मंदिर क्या है? कंबोडिया में। प्रश्न संख्या 10, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए फ्रांसीसी, बी अंग्रेज, सी डच, डी पुर्तगाली। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, डच या पुर्तगाल। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा जी। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा डी पुर्तगाल। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। प्रश्न संख्या 11, अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए जेनगुएन आई, ऑप्शन नंबर बी खियू सम्फान, सी पोलपोट, डी सुफन्ना गोबोग। तो अनामी दल का संस्थापक कौन था? प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोल सर अनामी दल का संस्थापक जेंगुएन आई था। अनामी दल का संस्थापक कौन था? जुएंग आई। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या कितनी की ओर? तो प्रश्न संख्या 12 चलते हैं। 12 क्या कर रहा है प्रश्न संख्या में? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी? लीजिए एकदम बीपीएससी में क्वेश्चन फेवरेट है, तमाम का भी फेवरेट है, बीपीएससी का क्वेश्चन भी फेवरेट है। वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए खेरा आंदोलन, बी बारदोली आंदोलन, सी चंपारण सत्याग्रह, डी अहमदाबाद आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 12 का आंसर बी हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली से आंदोलन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 13 क्या करा? प्रश्न संख्या 13 दो देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लीजिए कितना बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में, हम क्या आपको बताएं, रट डालिए जहाँ पर स्टार हम मार रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर जो ऑफलाइन वाला बच्चा जो मेरे साथ पढ़ता है मेरे क्लास में, उसको इस रटा हुआ होगा एकदम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी बमेश चंद्र बनर्जी। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोल सर प्रश्न संख्या 13 का आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बमेश चंद्र बनर्जी। या अगला चलते हैं। तो नीचे कमेंट में लिखा था कब हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? लीजिए ना, हमें बता 1885 में हुआ। भारतीय कहाँ हुआ था? बम्बई में। कौन सा कॉलेज में? नीचे कमेंट में लिख के हमें बता दीजिए। आप जानते हो पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण पूना से होकर बम्बई में आ गया था। जल्दी नीचे कमेंट में लिख के बताइए हमें। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कॉलेज में हुआ था? स्कूल क्या नाम है? कौन विश्वविद्यालय था? जल्दी लिख के बताइए। पूरा तो हम बता दिए, आप लोग को याद होगा तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था? उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन नंबर ए
मोपला विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी खेरा विद्रोह, डी खाड़ विद्रोह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा जी। तो सर उड़ीसा में 1914 में खाड़ विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? खाड़ विद्रोह। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्या कह रहा है 15? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता, लीजिए लखनऊ समझौता, नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिखा हुआ था लखनऊ अधिवेशन। इसी क्वेश्चन पूछा था लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, उसी को लखनऊ समझौता। यहाँ पर ये भी हमको लिख के बताया गया कि इसका अध्यक्ष कौन था। तो प्रश्न संख्या 15 एकदम पूरा माने छाली वाला क्वेश्चन समझिए, आप पढ़ रहे हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई? प्रश्न संख्या 15 का क्या? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। यहीं पर कौन आया था बता दिए? बिहार से राजकुमार शुक्ल। किससे मिले थे? महात्मा गांधी से। क्यों? 1917 में आंदोलन करे गए थे। 1917 में कौन जी? चंपारण सत्याग्रह। किसको बुलाए थे? महात्मा गांधी को। कौन? राजकुमार शुक्ल। कहाँ? लखनऊ समझौता में। एक तरह से प्रश्न संख्या 16, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ, रट डालिए। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने, क्रॉम्पटन ने, जॉन के ने या हेम्फ्री डेवी ने? तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर हेम्फ्री डेवी ने क्या किया? 1916 में सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी ने। प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? बम्बई में, दिल्ली में, गुजरात में या कोलकाता में? तो 1917 में सबसे पहले कहाँ जी? कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 17 का कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या चलते हैं 18 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीनतम नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीनतम नाम है? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी कुसुमपुर, ऑप्शन नंबर सी अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्रा। निम्नलिखित में कौन सा पटना का प्राचीनतम नाम नहीं है? लीजिए कौन सा प्राचीनतम नाम नहीं है जो बताइए आप। प्रश्न संख्या 18 का आंसर तो राजगीर इसका प्राचीनतम नाम नहीं है। तो कौन कौन नाम था प्राचीनतम पटना के? तो पटना को आप ये नहीं याद कीजिएगा राजगीर नहीं है, आप याद कीजिएगा कुछ पटना का प्राचीनतम नाम कौन कौन से था? कुसुमपुर, अजीमाबाद, पाटलिपुत्रा, ये तीनों नाम था। कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा, अजीमाबाद, ये तीनों नाम था पटना के प्राचीन नाम था ये। प्रश्न संख्या 19 में क्या करा है? निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन है? कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी पेरिस। तो प्रश्न संख्या 19 का कितना आंसर होगा जी? तो बस सैल कहता है कि घर में कहता है कि पढ़ के लंदन जाएगा। तो लंदन यानी कि बहुत बड़ा है, तने कह रहा कि लंदन जाएगा। हाँ, तो लंदन दुनिया का संसार का सबसे बड़ा शहर कौन है? लंदन है। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? लीजिए इंडिपेंडेंस इंडिया, यंग इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, दी फ्री प्रेस जर्नल। तो महात्मा गांधी ने जानते हैं किसका किए थे? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा जी यंग इंडिया। यंग इटली मेजनी है यंग इटली, लेकिन यंग इंडिया महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 21, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित संस्थानों में कहाँ है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित संस्थानों में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी राज्यसभा, सी पंचायती राज संघ, डी विधानसभा। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में कहाँ है? कहाँ है जो आरक्षण की व्यवस्था? तो पंचायती राज संघ में है जो इनका आरक्षण है। प्रश्न संख्या 21 का हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 22, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? लीजिए एकदम गरम क्वेश्चन है, ये आएगा ही तो आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। पंचायत राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो सर पंचायती राज अधिनियम अनुच्छेद 241 में है। अनुच्छेद 200 कितना है जी? 41 में है। तो इसका डायरेक्ट आंसर याद कीजिए आप। प्रश्न संख्या 23, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ऑप्शन नंबर ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी मुखिया, डी ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया या ग्राम सभा? तो कौन करता है जी? तो बोल सर ग्राम पंचायत का बजट तो ग्राम सभा में नहीं तय होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष, बी जातिवाद, सी सांप्रदायिक, डी आदर्शवादी। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा जी बोल सर, क्या आंसर होगा? तो धर्मनिरपेक्ष समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का सी हो जाएगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष नहीं कहते, सांप्रदायिक कहते हैं। जाति धर्मनिरपेक्ष किसको कहते हैं? जो धर्म को मानता है उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। जातिवाद नहीं, आदर्शवादी नहीं, तो सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता दंगा फैलाता है, यानी कि धर्म के नाम पर दंगा फैलाता है। इस शब्द आप सुने भी होंगे। प्रश्न संख्या चलते हैं 25 में, भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? लीजिए, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या राष्ट्रपति सूची। ये सूची वाला मैं आपको वीडियो को पूरा बना के मैं डाला हुआ, वो आप जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सूची। रुकिए, हम उसका प्लेलिस्ट डाल देंगे आपको। केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या राष्ट्रपति अध्यादेश। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सूची में आता है जी? तो सर समवर्ती सूची में, यानी कि शिक्षा पर समवर्ती सूची जो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाता है कानून, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो शिक्षा पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकता है, इसलिए इसको सूचियों को नाम दे दिया गया है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 26, किस संविधान संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां या 64वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा शासन को संवैधानिक दर्जा पर स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तर की होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तर की होती है? ऑप्शन नंबर ए त्रिस्तरीय, बी एक स्तरीय, सी द्विस्तरीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो संघीय शासन व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? तो प्रश्न संख्या 7 का क्या हो जाएगा? तो सर संघीय शासन व्यवस्था में कितने स्तरीय के? त्रिस्तरीय शासन होता है। कौन कौन? केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार होता है। तो 3 स्तरीय होता है संघीय शासन व्यवस्था में। प्रश्न संख्या 28, क्या करा 28, बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? लीजिए, ये सब क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं आपको जी। तो बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 19, 9, बी 10, सी 17, डी 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में नगर निगम की संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 29, भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड ब्लॉक, बी भारतीय जनता पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता दल, डी कांग्रेस। तो लीजिए, ये भी आपको पूछने के है कि सबसे पुराना कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ। कहाँ हुआ था? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसमें बिवेक चंद्र बनर्जी सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार है जो किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक, बी परंपरागत, सी वैधानिक और डी सामाजिक। तो सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? प्रश्न संख्या 30 का क्या हो जाएगा जी? बोल सर वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार संवैधानिक यानी वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय? इनमें से कौन सा निर्धारण करता है कि कोई दल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो कौन सा दल क्षेत्रीय या राष्ट्रपति का काम होगा? सर्वोच्च न्यायालय का या प्रधानमंत्री के? नहीं, निर्वाचन आयोग का काम है कि कौन सा दल जो है निर्धारित करता है कौन सा दल राष्ट्रीय दल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई? लीजिए, कई बार क्वेश्चन आया, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन हुआ शुरुआत हुआ? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। तब प्रश्न संख्या 32 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 33, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए अरास्तु, बी अब्राहम लिंकन, सी रूसो और डी नेपोलियन। तो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक दल, बी मानवीय दल, सी राजनीतिक दल, डी नागरिक दल। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35, बिहार की डोडट में लिच्छवी गणतंत्रता का विकास हुआ। बिहार के डोडट में लिच्छवी गणतंत्रता का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, बी पूर्णिया, सी सोनपुर और डी पटना। तो प्रश्न संख्या 35 का क्या आंसर हो जाएगा जी? तो 35 का आंसर हो जाएगा वैशाली। बिहार के वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 36, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है, बी इनमें निर्णय में देरी होती है, सी यह जनमत पर आधारित है, डी इनमें से राजनीतिक चेतना का अभाव होता है। तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन किसे कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर हो जाएगा। तो सर लोकतंत्र में सर्वोत्तम शासन किसे कहता है? यह जनता पर आधारित होता है, इसी कारण लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन की व्यवस्था कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37, भारतवर्ष में कब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई है? भारतवर्ष में कब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 20 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी 21 जनवरी 1952 को। भारत में कब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। इसको अपनाया कब गया था पूछ देगा तब, तो आप लगा लिया क्या चाहिए 26 दिसंबर 1947 को अपना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के लोकतंत्र की क्या है व्यवस्था है? तो प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट चुना जाए। तो भारत में डायरेक्ट चुना नहीं जाता है, तो क्या होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि जनता द्वारा चुना जाता है, तो इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 39, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 545, ऑप्शन नंबर बी 543, ऑप्शन नंबर सी 552, ऑप्शन नंबर डी 542। तो लोकतंत्र में निर्वाचन हेतु क्वेश्चन कर रहा है क्या? लोकतंत्र में पूरा सीटों की संख्या नहीं पूछ रहा है, निर्वाचन यानी कि कितना पर चुनाव होता है। तो चुनाव होता है कि 543 सीट पर होता है, लेकिन टोटल कितना सीट है? तो 545। नया वाला सीट कितना था? 2026 तक ये है। ये सीट कितना है? 2026 तक 543। अब कितना बढ़कर हो जाएगा? 888 सीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, नेपाल में माओवादी नेता कौन है? नेपाल में माओवादी नेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए पुष्प दहल प्रचंड, ऑप्शन नंबर बी गिरिजा प्रसाद कोरियाला, ऑप्शन नंबर सी राम वरण यादव, ऑप्शन नंबर डी माधव कुमार नेता। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा कि नेपाल में माओवादी नेता कौन है? तो नेपाल में माओवादी नेता है पुष्प दहल प्रचंड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटों को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरह का कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्थिति भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।